हाय एवरीवन। कैसे हो आप लोग। पिछले क्लास में हम लोगों ने लोकसभा और राज्यसभा की सदस्यता के बारे में पढ़ा था कि उसके सदस्य कैसे होते हैं, कितने मेंबर्स होते हैं, ये सब के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे संसद की सदस्यता और लोकसभा अध्यक्ष के बारे में। ठीक है, इसके बारे में पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए आइए देखते हैं इसके बारे में हम लोग क्या क्या पढ़ सकते हैं। आइए, अब देखिए, संसद सदस्य बनने के लिए आपके पास कोई खास प्राथमिकताएं होनी चाहिए। मतलब कि आप सारे लोग, कोई भी लोग संसद के सदस्य नहीं बन सकते हैं भारत के। ठीक है, उसके लिए आपके पास संसद द्वारा कुछ कुछ क्राइटेरिया फिक्स की गई है, उन्हीं के बारे में हम लोग को पढ़ना है। और कौन से लोग संसद के सदस्य बन सकते हैं, कौन से लोग संसद के सदस्य नहीं बन सकते हैं, इसी के बारे में आज हम लोग को पढ़ना है। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से लोग भारत के संसद के सदस्य बन सकते हैं। संसद मतलब लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य बन सकते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, योग्य संसद के सदस्य जो बन सकते हैं उनके लिए एक शब्द आता है अहर्ता। याद रखना है कि अहर्ता मतलब होता है योग्यता, यानी कि जो लोग संसद के सदस्य बन सकते हैं उनको क्या क्या अहर्ताएं चाहिए। ठीक है, और ये जो संसद के सदस्य बनने के लिए जो अहर्ताएं हैं वो अनुच्छेद 84 में दिया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि संसद के सदस्य बनने के लिए क्या क्या चाहिए। सबसे पहला कंडीशन, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, अब भारत के संसद का सदस्य बनना है तो भारत के संसद का सदस्य बनने के लिए आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई विदेशी नागरिक आके और भारत के संसद का सदस्य बन जाए, भारत का प्राइम मिनिस्टर बन जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। उसके लिए क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक आपको आवश्यक रूप से होना चाहिए। ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या कहता है कि संविधान के प्रति आस्था। अब देखिए, अब यहाँ तय होती है कि संविधान के प्रति आस्था कैसे दिखाए। तो आप इतना समझ लीजिए कि आप देश के एक सम्मानित नागरिक होने चाहिए। ठीक है, आप संविधान की इज्जत करते हो, संविधान पे आपको भरोसा हो। ठीक है, आप कोई गलत काम नहीं किए हो। और इस एक बात और ध्यान रखें कि आप किसी मतलब किस जघन्य अपराध में आप सम्मिलित ना हो। ठीक है, जैसे कि आप पे कोई रेप केस, मर्डर केस साबित ना हो गया हो, है ना। तो आप संविधान के योग्यता आप में है, संविधान के सदस्य बनने की योग्यता आप में है। यदि आप कोई किसी जघन्य केस में आप नामित हैं तो वो सही है, बट आप पर वो अपराध घोषित ना हो गया, वो आप अपराधी घोषित ना हो गए हो। ठीक है, तो ये संविधान के प्रति आस्था का मतलब ये है कि आप संविधान का सही रूप से पालन कर रहे हो। अगला कहता है कि राज्यसभा में न्यूनतम आयु 30 वर्ष एवं लोकसभा के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए। अब संसद का सदस्य बनने के लिए आपकी एक खास उम्र होनी चाहिए, है ना। कोई जैसे कि मतदान देने की सबसे न्यूनतम उम्र कितनी है, 18 वर्ष, पिछले क्लास में बताया गया था। लेकिन संसद के सदस्य बनने के लिए आपकी उम्र 30 वर्ष और 25 वर्ष होनी चाहिए। अब यहाँ देखते हैं कि 30 वर्ष आयु होनी चाहिए। यदि आप राज्यसभा यानी कि अपर हाउस के सदस्य बनना चाहते हैं तो आपकी निम्नतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम आयु की कहीं भी संविधान में चर्चा नहीं की गई कि आपकी अधिकतम आयु कितनी हो जाए। आप 80 के हो जाए, 90 के हो जाए, यदि आप समर्थ हैं तो आप राज्यसभा या लोकसभा के सदस्य बन सकते हैं। ठीक है, तो संविधान में हम न्यूनतम आयु की चर्चा की गई है, उच्चतम अधिकतम आयु की चर्चा नहीं की गई। तो राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए आपकी न्यूनतम आयु कितनी चाहिए, 30 वर्ष। और लोकसभा यानी कि लोअर हाउस के सदस्य बनने के लिए आपकी न्यूनतम आयु कितनी चाहिए, 25 वर्ष। ठीक है, उसके बाद देखिए, जिस क्षेत्र से निर्वाचित है वहां के मतदाता होने चाहिए। ठीक है, अब जैसे कि आप जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है, तो वहां के जो वोटर लिस्ट होता है, मतदाता सूची होती है, उसमें आपका नाम होना चाहिए। ठीक है, ये प्रावधान 2003 तक दोनों के लिए था, लोकसभा के लिए भी और राज्यसभा के लिए भी। लेकिन 2003 में क्या किया गया कि राज्यसभा के सीटों के लिए ये क्राइटेरिया को समाप्त कर देगा। यानी कि आप यदि किसी राज्य से, आप बिहार के हैं तो आप राज्यसभा सदस्य किसी और क्षेत्र से भी चुन के जा सकते हैं। आपका जैसे कि लोकसभा क्षेत्र कोई और है तो आप किसी और लोकसभा क्षेत्र से भी चुन के जा सकते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है कि 2003 तक था कि आप राज्यसभा के सदस्य हो या लोकसभा के सदस्य हो, सदस्य बनने आप चाहते हो तो आपको जिस क्षेत्र से आप मनोनीत होके, चयनित होके, चुनाव जीत के किसी भी तरीका से जा रहे हैं तो आपको उस क्षेत्र के वोटर लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए। लेकिन 2003 में राज्यसभा के लिए ये क्राइटेरिया समाप्त कर दी गई और इस क्राइटेरिया को 2006 में जो सुप्रीम कोर्ट है,
उसने भी मान्यता दे दी। ठीक है, आगे देखते हैं। अब फिर से अब आगे हमको निहरता देखना है कि आप किसकी आप में क्या क्या होगा नहीं होगा, उससे आप संसद के सदस्य नहीं बन सकते हैं। उससे पहले अहर्ता का फिर से हम एक बार ये कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। देखिए अहर्ताएं और सारी है, लेकिन जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है उसको यहाँ पे बता दिया गया है। ठीक है, और ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब देखिए फिर से एक बार रिपीट करते हैं। भारत का नागरिक होना चाहिए, संविधान के प्रति आस्था होनी चाहिए, और ये इंपॉर्टेंट है कि राज्यसभा के लिए उसके न्यूनतम आयु 30 वर्ष और लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, और जो जिस क्षेत्र से है उस क्षेत्र में से मतदाता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया अहर्ताएं, यानी कि ये सब गुण आप में होने चाहिए, तभी आप संसद के सदस्य बन सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं निहरताएं। अब निहरता मतलब अयोग्यता, यानी कि आप में यदि ये सब बातें हैं तो आप संसद के सदस्य नहीं बन सकते हैं। ठीक है, और जो निहरताएं हैं कि आप किस किस तरीके कौन कौन सी बात आप में होने पे आप संसद के सदस्य नहीं बन सकते हैं, वो अनुच्छेद 102 में दिया गया है। याद रखना है कि अहर्ताएं 84 में और निहरताएं 102 में। ठीक है, अब देखिए आप थोड़ा कंफ्यूजन ये याद करने के लिए तो देखिए क्या करते हैं, देखिए इसको ऐड कीजिए 8 4 12, यानी कि 12 लिखेंगे और बीच में 0 0 मतलब कि नॉट, यानी कि अहर्ता नहीं है। तो इस तरह से ध्यान रखना है कि 12 अहर्ता है और निहरता, दोनों को जोड़ देंगे 8 4 12 और बीच में नॉट यानी कि नहीं है 0, तो 102 क्या हो जाएगा, निहरता हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि अहर्ता 84, निहरता 102। अब निहरता है क्या क्या है, यदि किसी लाभ के पद पर हो। अब देखिए इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है, यदि किसी लाभ के पद पर हो। अब यहाँ बात समझना है कि लाभ का पद होता क्या है, तो इसके बाद हम लाभ के पद के लिए कुछ कुछ वो उस लाभ का पद का एक थोड़ा सा हम उसको बता देंगे डिटेल से। ऐसे समझिए कि एक छोटा वे में आप समझिए, तो लाभ का पद का मतलब आप सरकार के कर्मचारी ना हो, सीधी सी बात समझिए, आप सरकार के कर्मचारी ना हो। ठीक है, आप सरकार, यदि आपको सरकार नियुक्त की है, सरकार के पास ये ताकत है कि आपको उस पद से हटा दे, सरकार से आप वेतन ले रहे हैं, तो आप यदि उस तरह की किसी चीज पे हैं, है ना, सरकारी नौकरी कर रहे हो या सरकार से अंडर आप काम कर रहे हो, तो आप संसद के सदस्य नहीं बन सकते। उसी को बोला जाता है लाभ का पद। लाभ के पद के बारे में अभी हम इसके बाद थोड़ा डिटेल से बता देंगे कि उसके अंदर कौन कौन सी चीज आती है, और उसके बाद कुछ कुछ उसका है उसके बताते हैं। ठीक है, अब चलिए दूसरा क्या है कि न्यायालय द्वारा विकृत चित्त घोषित, यानी कि आपको न्यायालय घोषित कर चुका है कि आपका चरित्र सही नहीं है। ठीक है, या आपकी मानसिक स्थिति सही नहीं है। ठीक है, तो आप क्या हो सकता, तब आप संसद के सदस्य नहीं बन सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई कि आप न्यायालय द्वारा विकृत चित्त के घोषित है, आपका कैरेक्टर सही नहीं है, आपका मानसिक स्थिति सही नहीं है, तब आप क्या हो सकते हैं, यदि न्यायालय ऐसा घोषणा कर दिया तो आप संसद के सदस्य नहीं बन सकते हैं। तीसरा क्राइटेरिया क्या आता है कि घोषित दिवालिया। दिवालिया मतलब बैंकरप्ट है, यानी कि आप सरकार से कोई लोन ले चुके हैं, है ना, उसको आपने वापस नहीं किया, या आपकी कोई कंपनी है, आप उसको दिवालिया घोषित हो गए हैं कि आप मैं सरकार का डेट नहीं चुका सकता हूं, इसी तरह से, तो वो घोषित कौन करेगा, तो ये भी न्यायालय। यदि न्यायालय ने घोषित कर दिया है कि आप क्या हो चुके हैं, दिवालिया हो चुके हैं, तब भी आप संसद के सदस्य नहीं बन सकते, ना ही राज्यसभा के और ना ही लोकसभा के। और चौथा क्राइटेरिया क्या है कि भारत का नागरिक नहीं हो। अब वो तो सबसे पहले हम बताएं कि भारत संसद का सदस्य होने के लिए आपको भारत का नागरिक होना अति आवश्यक है, लेकिन और यदि आप भारत के नागरिक नहीं हैं तो आप संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो सकते हैं। ठीक है, और भारत की नागरिकता का एक चैप्टर आएगा बहुत डिटेल से, सारा जो इधर का नागरिकता संशोधन बिल आया था उस सब के बारे में पूरी डिटेल से बताया जाएगा। तो आप भारत के नागरिक यदि नहीं है तो आप संसद के सदस्य नहीं बन सकते हैं। और भारत, यदि आप क्या करते हैं कि स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं, मानते हैं आप इंडिया के हैं और आपको कोई देश नागरिकता दे रहा है, कोई भी और देश, यूएस, ब्रिटेन, कोई भी, और आप खुशी खुशी उस नागरिकता को ग्रहण कर रहे हैं, अपने मन से उस नागरिकता को ग्रहण कर रहे हैं, तो भारत के नागरिकता जो बिल है उसमें ये प्रावधान है कि यदि आप किसी देश की नागरिकता लेते हैं तो आपकी नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। तो जब यहाँ क्या है कि स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करना, यदि आप स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो स्वतः ही आपकी नागरिकता भारत की खत्म हो जाएगी। तो यदि भारत की नागरिकता खत्म हो गई तो आप क्या है, संसद के सदस्य नहीं बन सकते हैं। ठीक है, तो इतना बात समझ में आया। अहर्ताएं अनुच्छेद 84 के अंतर्गत आती है क्या क्या, भारत के नागरिकता होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए,
संविधान में आस्था होनी चाहिए और राज्यसभा के लिए निम्नतम आयु 30, लोकसभा के लिए 25 वर्ष, जिस क्षेत्र से निर्वाचित हो वहां का मतदाता सिर्फ, और ये प्रावधान राज्यसभा के लिए अब नहीं है, 2003 में इसे समाप्त कर दिया गया था। और ये निहरताएं अनुच्छेद 102 के अंतर्गत आती है, जिसमें वो आप लाभ के पद पर नहीं, यदि आप लाभ के पद पर हैं तो आप संसद के सदस्य नहीं बन सकते, न्यायालय द्वारा आप विकृत चित्त के घोषित हो गए हो, ठीक है, घोषित दिवालिया हो, भारत के नागरिक नहीं हो, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे भी आगे और बात करना है। चलिए देखते हैं। अब देखिए, अब वो पीछे जो निहरता थी वो सब संसदीय विधि के अनुसार थी। अब देखिए यहाँ दल बदल के आधार पर निहरता। अब देखिए दल बदल क्या होती है कि दल बदल कानून होता है ना, दल बदल कानून जो था वो 52nd अमेंडमेंट 1985 में लाया गया था, है ना, और उसके लिए 10वीं अनुसूची में उसे शामिल किया गया। दल बदल अधिनियम क्या होता है कि कितने ही राजनीतिक पार्टी, जब ये कानून नहीं था तो उसके पहले फायदा क्या उठाते थे कि मान लिया जाए कि दो पार्टियां हैं, उसमें से एक पार्टी को बहुमत से थोड़ी ज़्यादा, जैसे कि मानते हैं हम 100 सीट पे कहीं पे चुना हुआ है और उसमें एक को 48 आ गया है और एक मान लिया किस दोनों को 50-50 आ गया, चलिए दोनों को 50-50 सीट आ गया है, लेकिन बहुमत के लिए क्या चाहिए, 51 सीट चाहिए होता था। तो लोग क्या करते थे कि पैसे के बल पे, डर से क्या करते थे कि एक किसी और पार्टी जो कमजोर पार्टी उसके सदस्य को तोड़ के खुद में मिला लिया जाता था, ठीक है। तो उसके इसी तोड़ जोड़ को रोकने के लिए दल बदल अधिनियम लाया गया, ठीक है। तो यदि कोई पार्टी दल बदल, यदि कोई सदस्य, कोई मेंबर दल बदल के जो नियम है उस नियम का उल्लंघन करता है तो भी उस क्या हो जाएगा, वो निहर माना जाएगा, ठीक है, यानी कि वो संसद का सदस्य नहीं रह सकता। तो दल बदल के आधार पर वो किस तरह से संसद के सदस्य नहीं हो सकता है उसको देखना है। चलिए देखते हैं। पहला है कि स्वेच्छा से अपने राजनीतिक दल का त्याग करना। यदि कोई सदस्य, ठीक है, मान लीजिए कोई सदस्य बीजेपी से चयनित हुआ है, ठीक है, अब बीजेपी से चयनित होके चुनाव लड़के जीत के और संसद में गया और वहां पे क्या किया कि वो बीजेपी पार्टी छोड़ के बोला हम कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, है ना, या कांग्रेस से चयनित हुआ और छोड़ के कर रहे हैं हम बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। तो यदि वो सदस्य अपनी पार्टी को छोड़ के किसी और पार्टी में शामिल हो जाता है तो उसी वक्त उसकी संसद की सदस्यता रद्द हो जाएगी, ठीक है। यानी कि स्वेच्छा से अपनी राजनीतिक दल का ये त्याग कर रहा है तो उसी टाइम उसके क्या हो जाएगी, संसद की सदस्यता समाप्त हो जाएगी, ठीक है। दूसरा, अपने राजनीतिक दल के खिलाफ मतदान। अब देखिए संसद में क्या होता है कि कोई भी बिल पास होता है तो उसके लिए मतदान कराया जाता है ना, कि बिल के सपोर्ट में कितने लोग हैं, बिल को अपोज कितने लोग कर रहे हैं। तो जो अधिकतर क्या होता है कि जो पार्टी पेश करती है बिल, उस पार्टी के सारे सदस्य उस बिल के समर्थन में होते हैं, ठीक है। और या फिर राज्यसभा का सदस्य चुना जाता है तो उस टाइम वोटिंग होती है, तो जो अपने पार्टी का सदस्य को भेजना चाहता है तो अपने पार्टी के पक्ष में वोट करता है। तो उस टाइम क्या होता है कि यदि वो अपने पार्टी के खिलाफ मतदान कर रहा है ना, बिल पेश करने टाइम या राज्यसभा के सदस्य चुनने या किसी भी समय जब संसद में मतदान हो रहा हो, तो यदि वो अपने पार्टी को छोड़ के किसी अन्य पार्टी को मतदान दे रहा है, यानी कि बीजेपी का सदस्य है कांग्रेस को मतदान दे रहा है या कांग्रेस का सदस्य है बीजेपी को मतदान कर रहा है ना, तो उस समय क्या हो जाएगा कि यदि वो अपने पार्टी को छोड़ के किसी और को मतदान कर देगा तो उसी समय उसके संसद की सदस्यता समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तीसरा कंडीशन देखते हैं, निर्दलीय सदस्य किसी दल में शामिल, ठीक है। आप लोग सुनते होंगे कि किसी लोकसभा क्षेत्र से या विधानसभा क्षेत्र से ही क्या होता है कि कोई बिना पार्टी के, यानी कि को जो हमारी बड़ी पार्टी है कांग्रेस, बीजेपी और भी जो भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं जैसे बिहार में जेडीयू, आरजेडी इस तरह की हैं, तो उन पार्टियों में शामिल ना होकर वो स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ता है, ठीक है, यानी कि निर्दलीय चुनाव लड़ता है। और निर्दलीय चुनाव लड़के यदि वह जीत जाता है ना, यानी कि वो संसद में पहुंच जाता है, तो क्या होता है संसद में पहुंचने के बाद वो क्या करता है, वो चाहेगा कि हम निर्दलीय चुनाव जीत गए और जाके फिर संसद में किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, है ना, किसी राष्ट्रीय पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, जैसे कांग्रेस, बीजेपी, कोई भी टीएमसी जो भी पार्टी है उसको चाहता है कि हम ज्वाइन कर लेते हैं। तो यदि निर्दलीय सदस्य किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेती है तो उसी समय उसकी सदस्यता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो और फिर चौथा देखते हैं। चौथा क्या था कि नामी सदस्य 6 माह के बाद किसी दल में शामिल। अब देखिए पिछले क्लासेस में बताया गया था कि राज्यसभा में
12 सदस्य को राष्ट्रपति नामित करते हैं या मनोनीत करते हैं, है ना। तो उन 12 सदस्यों में से कि अब राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, तो मनोनीत कैसे होता है, राष्ट्रपति खुद तो नहीं कर पाते, वो प्रधानमंत्री यानी कि जो कैबिनेट होता है उसके सिफारिश पे ही वो किसी व्यक्ति को मनोनीत कर सकते हैं, ठीक है। तो यदि नामित सदस्य या मनोनीत सदस्य क्या करता है कि नामित हो गया, ठीक है, और नामित होते ही यदि वह किसी पार्टी में शामिल हो जाता है ना, यानी कि जिस दिन वो नामित हुआ उससे 6 महीना के पहले यदि वो किसी पार्टी में शामिल हो जाता है, तब तो उसकी सदस्यता रद्द नहीं होगी। यहाँ बात ध्यान से सुनने वाली है। यदि वह 6 महीना के पहले नामित सदस्य जिस दिन वो नामित हुआ उससे 6 महीना पहले यदि वह किसी पार्टी में शामिल हो जाता है, तब उसकी सदस्यता नहीं जाएगी। लेकिन यदि वह 6 महीना के बाद यानी कि जिस दिन वो नामित हो गया उसके 6 महीना बाद यदि बोले कि हम किसी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं, तब उस स्थिति में उसकी सदस्यता क्या हो जाएगी, रद्द हो जाएगी, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है ना। फिर से एक बार देख लेते हैं कि दल बदल के आधार पर कैसे वो संसद सदस्य नहीं बन सकता है। तो पहला, स्वेच्छा से अपने राजनीतिक दल का त्याग, है ना, जिस पार्टी से चुना उसको छोड़ दिया तो उसकी जो संसद की सीट है वो जाती रहेगी, वो संसद का सदस्य नहीं रहेगा। दूसरा क्या है, अपने राजनीतिक दल के खिलाफ मतदान, है ना, आप बीजेपी से है, कांग्रेस को वोट कर रहे हैं, कांग्रेस से है, बीजेपी को वोट, या किसी अपने पार्टी के किसी अन्य पार्टी के सपोर्ट में या अपने पार्टी के खिलाफ वोट कर रहे हैं, तो आपके संसद की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। तीसरा कहता है कि निर्दलीय सदस्य किसी दल में शामिल हो जाना, है ना, आप निर्दलीय किसी संसदीय क्षेत्र से चुन के गए संसद में और वहां किसी पार्टी में शामिल हो गए, यदि किसी पार्टी में शामिल हो गए तो क्या हो जाएगा, आपकी सदस्यता वहीं समाप्त हो जाएगी। अगला कहता है कि नामित सदस्य 6 माह के बाद किसी दल में शामिल, आपको राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया गया है, आप अभी मनोनीत हुए हैं, ठीक है, तो अभी आप किसी पार्टी में जा सकते हैं, उससे आपकी संसद की सदस्यता समाप्त नहीं होगी। लेकिन आप अभी मनोनीत हुए और 6 महीने बाद आपको लगा कि हमको किसी पार्टी में जाना चाहिए, उस स्थिति में यदि आप किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो आपकी संसद की सदस्यता क्या हो जाएगी, पूर्णतः समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो इतना बात क्लियर है। अब आगे देखते हैं। आगे है इन सब अब थोड़ा एक बात और समझ लेना है कि अब ये शब्द है, तो अब देखिए अब होता क्या है संसद में कि संसद में मतलब आप लोग यदि संसद टीवी देखते होंगे, देखना चाहिए, उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो उसमें आप देखते होंगे ना कि बार बार क्या होता है कि लोग कहते हैं कि हमको संसद से निष्कासित कर दिया गया, तो आरोप लगाते हैं। तो देखिए अब ये चारों जो रूल्स हैं, इसको कौन तय करेगा, है ना, कि किसने स्वेच्छा से त्याग किया, किसने अपने राजनीतिक दल के खिलाफ मतदान किया। कोई का वैसे कि बोला जाता है कि अंदेशा लगाया जाता है कि उसने राजनीतिक दल के खिलाफ मतदान किया, वो बोलता है हम नहीं किया, है ना। तो इसका फैसला कौन करेगा, इन चारों क्राइटेरियाओं पर कौन उतर रहा है, कौन नहीं उतर रहा है, इसका फैसला कौन करेगा। तो इसका फैसला करने के लिए क्या होता है कि जो राज्यसभा में जो उसके पीठासीन अधिकारी मतलब जो राज्यसभा में जो राज्यसभा के सभापति होते हैं, यानी कि समझिए एक तरह से जो राज्यसभा के हेड होते हैं, जिनके निर्देश पे राज्यसभा कार्य करती है, उसे राज्यसभा का सभापति बुलाया जाता है। तो राज्यसभा में इन चारों क्राइटेरियाओं को कौन देखेंगे, राज्यसभा के सभापति। यानी कि यदि ये बोलेंगे कि कोई सदस्य इन चारों में से कोई काम किए हुए है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। और उसी तरह लोकसभा में जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं वो बताएंगे कि यदि लोकसभा में कोई सदस्य ये चारों में से किसी काम को किए हुए हैं तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, है ना। वो खुद ब खुद ये नहीं होगा। राज्यसभा में यदि किसी को इस चारों में से करके और उसको इसकी सजा समाप्त करनी है तो उसके लिए राज्यसभा के सभापति जिम्मेदार होंगे, वो बताएंगे कि कौन सा रहेगा कौन नहीं। और इसी तरह लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष जिम्मेदार होंगे, ठीक है। चलिए इतना बात तो क्लियर है। अब देखते हैं अब क्या होता है कि अब संसद का पूरा जो लोकसभा राज्यसभा में है उसका कभी कभी क्या होता है कि स्थान रिक्त हो जाता है ना। तो रिक्त होता है तो रिक्त होने का 2-3 कारण होता है। जैसे कि एक अब कोई संसद सदस्य चुन के गया, उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है, तो वह स्थान रिक्त हो जाता है। तो वो तो हुआ कि नेचुरल तरीका से रिक्त हो गया। लेकिन और भी तरीके हैं जिससे कि संसद सदस्य की जो संसद में स्थान होते हैं वो रिक्त होते हैं। कैसे, देखिए पहला है कि यदि दोनों सदनों के लिए चुना जाता है तो 10 दिन के भीतर एक सदन का त्याग अन्यथा राज्यसभा की सीट खाली। देखिए तो ऐसा हुआ कि जैसे कि कोई संसद सदस्य है ना, उसको क्या हुआ कि लोकसभा का चुनाव लड़ा, जीत गया और उसको फिर राज्यसभा में भी मनोनीत कर लिया गया और फिर राज्यसभा का चुनाव, यानी कि एक ही बार क्या हुआ कि लोकसभा में भी पहुंच गया और राज्यसभा में पहुंच गया। तो यदि इस कंडीशन में क्या होगा, यदि वो दोनों सदनों का सदस्य चुन लिया गया है तो 10 दिन के भीतर
10 दिन के भीतर क्या होना है कि उसको अपने मन से एक सदन का त्याग करना होगा, है ना। यानी कि उसका मन हो तो वो लोकसभा में रह सकता है, मन हो तो राज्यसभा में रह सकता है। सॉरी, ठीक है। तो अपने मन से वो एक सदन का त्याग कर सकता है, लेकिन वो फैसला उसको 10 दिन में ही लेना होगा, ठीक है। यदि वो 10 दिन में ये फैसला नहीं लेता है तो उसकी राज्यसभा की सीट रिक्त मानी जाएगी, वो लोकसभा का सदस्य रह जाएगा, ठीक है। बात क्लियर हुआ। यदि वो एक साथ दोनों सदनों का सदस्य बन जाता है तो 10 दिन के भीतर उसको ये तय करना पड़ेगा कि वो लोकसभा का सदस्य रहना चाहता है या राज्यसभा का सदस्य रहना चाहता है। लेकिन यदि वो 10 दिन के भीतर वो तय नहीं कर पाता है कि वो किस सदन का सदस्य रहना चाहता है तो क्या होगा कि उसकी राज्यसभा की सदस्यता समाप्त हो जाएगी, वो सिर्फ लोकसभा का सदस्य रह जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, किसी सदन का सदस्य दूसरे सदन के लिए चुना जाए तो पहले वाला रिक्त हो जाता है, ठीक है। यहाँ स्पेस कम होने के कारण मैंने इस तरह से कर दिया है सेकंड फर्स्ट, ठीक है। अब चलिए, अब हम मानते हैं कि आप पहले से राज्यसभा के सदस्य हैं, ठीक है, और फिर आप बाद में लोकसभा के सदस्य। यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ एक ही बार चुनाव हो रहा है। यहाँ पहले आप जैसे कि आप लोकसभा के 2 साल से सदस्य हैं, फिर बाद में आप राज्यसभा के सदस्य चुन लिए गए। तो उस स्थिति में क्या होगा कि जब आप दोनों सदनों का सदस्य बारी बारी से चुन लिए जाते हैं तो आप पहले वाले सदन का सदस्य नहीं रह पाएगा। यदि आप पहले से लोकसभा में हैं, बाद में राज्यसभा में चुन लिए गए हैं तो आपकी लोकसभा की सदस्यता जाती रहेगी। यदि आप पहले से राज्यसभा के सदस्य और लोकसभा में चुन लिए गए हैं तो आपकी राज्यसभा की सदस्यता जाती रहेगी। बात क्लियर है, दोनों में अंतर समझ में आया। यदि दोनों, पहला में क्या है कि यदि आप दोनों सदनों में एक ही बार सदस्य चुन लिए गए हैं या नामित कर लिए गए हैं तो आपको 10 दिन के भीतर अपनी सदस्यता स्वेच्छा से त्यागनी पड़ेगी किसी एक सदन की। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो आपकी राज्यसभा की सीट खाली हो जाएगी। सेकेंड कंडीशन में क्या है कि यदि आप पहले से किसी सदन का सदस्य हैं, है ना, चाहे राज्यसभा को हो या लोकसभा के, बाद में आप किसी और सदन के सदस्य जो बचा हुआ है उसके चुन लिए गए हैं तो आपकी क्या होगी कि आप बाद में जिस सदन के सदस्य चुने गए उस सदस्य में तो आपकी, उस सदन में तो आपकी सदस्यता रहेगी, परंतु आप पहले से जिस सदन के सदस्य थे उस सदन की सदस्यता आपकी जाती रहेगी। बात क्लियर है। तीसरा देखते हैं, एक ही सदन में 2 सीटों पर निर्वाचित स्वेच्छा से परित्याग। यहाँ पे थोड़ा इसको समझिएगा, इसमें स्पेस नहीं होने के कारण पूरा नहीं लिख पाए। अब देखिए, कभी कभी होता है कि आप बहुत बार सुने होंगे कि जब लोकसभा या विधानसभा का चुनाव होता है तो क्या होता है कि एक ही व्यक्ति 2 सीटों से चुनाव लड़ते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है, पिछले साल 2019 में क्या हुआ था कि जो राहुल गांधी थे केरल के वायनाड से भी लड़े थे और यूपी के अमेठी से भी लड़े थे, है ना। तो इसी तरह बहुत सारे लोग होते हैं जो कि एक लोग होते हैं और 2 संसदीय क्षेत्र से लड़ते हैं। तो उस स्थिति में क्या होता है कि यदि आपने आप 2 जगहों से चुनाव लड़े, आप दोनों जगह से चुनाव जीत गए, है नहीं, यानी कि आप संसद के, लोकसभा के या राज्यसभा के दो सीट पे, किसी भी सदन के 2 सीट पे आप चुनाव जीत गए, है ना। तो आपको खुद से ही किसी एक सीट को, चाहे आप जैसे कि राहुल गांधी का एग्जांपल, यदि वो अमेठी से जीत जाते हैं ना, अमेठी से वो हार गए थे, यदि अमेठी से जीत जाते और वायनाड से भी जीत गए थे, यदि आप वो दोनों सीटों से जीत जाते तो वो तो अब संसद में हो जाते तो उनका तो सीट एक ही होता है, ठीक है। तो उस स्थिति में क्या होता है कि यदि आप 2 सीटों से चुनाव जीत चुके हैं तो आपको एक सीट स्वेच्छा से त्याग करना पड़ता है ना, और वो जितनी जल्द आप कर दे वो सही है, ठीक है। तो 2 सीटों का, ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा ये 14 दिन के भीतर किया जाता है, ठीक है। आपसे कहा जाएगा कि आप 14 दिनों के अंदर दोनों में से कोई एक सीट छोड़ दें। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, आप बोलते हैं कि नहीं हम दोनों में से कोई भी सीट नहीं छोड़ेंगे, तो आपकी क्या होगी, दोनों सीट को रिक्त मान लिया जाएगा। बात समझ में आया। यदि आप 2 सीट से चुनाव जीत के गए हैं तो आपको एक सीट खुद ब स्वेच्छा से परित्याग करना होगा। यदि आप परित्याग नहीं करते हैं तो आपकी दोनों सीटें रिक्त मानी जाएगी, यानी कि आप फिर संसद के सदस्य नहीं रह पाइएगा। बात क्लियर है यहाँ तक। ये दरबदल के से निहटता हो गया और ये स्थानों की रिक्तता हो गई, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए, अब आप लोग के मन में सवाल उठ रहा होगा कि यदि सिचुएशन ऐसा हो कि कोई व्यक्ति क्या हो कि विधानमंडल का सदस्य पहले से, यानी कि राज्य में जो चुनाव होता है मुख्यमंत्री के लिए जो चुनाव होता है, तो विधानसभा के लिए या विधान परिषद के लिए जो चुनाव होता है उसका भी सदस्य हो, और वो फिर क्या करे कि लोकसभा का चुनाव लड़के और उसका भी सदस्य बन जाए, है ना। ऐसा जब पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है, बट यदि वैसा कंडीशन आता है तो क्या होगा, यदि कोई व्यक्ति संसद सदस्य या विधानमंडल दोनों के लिए निर्वाचित हो जाता है तो क्या होगा,
कि 14 दिनों के अंदर उसे विधानमंडल की सदस्यता त्यागनी होगी, और अन्यथा यदि वो ऐसा नहीं करता है तो क्या होगा, उसके संसद की सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। माफ कीजिएगा, ठीक है। यानी कि वो विधानमंडल का भी सदस्य बन जाता है और संसद का भी सदस्य बन जाता है। इस स्थिति में उसे क्या करना होगा कि 14 दिनों के अंदर विधानमंडल की सदस्यता आवश्यक रूप से त्यागनी पड़ेगी। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो उसके संसद की सदस्यता भी समाप्त हो जाएगी। क्लियर है बात? ठीक है। अब देखिए, वो तो हो गया था निहरता, ठीक है। अब क्या होता है कि अब किसी कारण से किसी संसद सदस्य को पद त्याग करना पड़ता है ना, अपना स्थान छोड़ना है उसको स्वेच्छा से, ठीक है। तब तो क्या होता है, पद त्याग वो कैसे करेगा? तो देखिए, जो संसद सदस्य है तो संसद में क्या होता है, लोकसभा राज्यसभा होता है। तो ये जो राज्यसभा के सदस्य हैं वो क्या करेंगे कि जो राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी यानी कि सभापति, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। ये बात ध्यान रखना है कि राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। तो वो क्या करेंगे कि जो राज्यसभा के सदस्य हैं, राज्यसभा के सभापति के नाम एक पत्र लिखेंगे, उस यानी कि एक त्याग पत्र लिखेंगे, ठीक है, राज्यसभा के सभापति को संबोधित करते हुए। तो एक त्याग पत्र लिखेंगे और वो राज्यसभा के सभापति को देंगे। उसी तरह यदि वो लोकसभा के सदस्य हैं तो लोकसभा के अध्यक्ष को संबोधित करते हुए एक त्याग पत्र लिखेंगे और उनके पास दिया जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि यदि वो राज्यसभा के सदस्य हैं तो राज्यसभा के सभापति को संबोधित करते हुए त्याग पत्र लिखना है, और यदि वो लोकसभा के सदस्य हैं तो लोकसभा के अध्यक्ष को संबोधित करते हुए यदि वो त्याग पत्र लिखते हैं, ठीक है। और यदि वो त्याग पत्र राज्यसभा के सभापति या लोकसभा के अध्यक्ष, जो जिसके सदन के सदस्य हैं, द्वारा यदि स्वीकृत हो जाता है तो उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, वो स्थान रिक्त हो जाएगा। लेकिन वो पत्र स्वीकृत होगा या नहीं होगा, ये डिपेंड करता है राज्यसभा के सभापति के विचार पर, है ना, या लोकसभा के अध्यक्ष के विचार पर। यदि उन्हें लगता है कि ये जो पत्र मेरे पास आया है, ये जो त्याग पत्र आया है, ये उनकी स्वेच्छा से आया है, बिना किसी के दबाव के आया है, बिना किसी राजनीतिक प्रेशर के आया है, तभी वे ये पत्र को स्वीकार करेंगे। अन्यथा यदि वो इस पत्र को स्वीकार नहीं करते हैं तो वो सदस्य अपनी सदस्यता त्याग नहीं सकता है। बात क्लियर है? यदि पत्र को स्वीकार किया जाता है राज्यसभा के सदस्य का राज्यसभा के सभापति द्वारा और लोकसभा के सदस्य के लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, तभी वो उनका स्थान रिक्त माना जाएगा। अन्यथा यदि वो पत्र स्वीकार नहीं होता है तो वो स्थान रिक्त नहीं माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? अनुपस्थिति, है ना। अब आप लोग सुनते होंगे कि जिनको नामित किया जाता है सदस्य, या बहुत ऐसे सदस्य जो चयनित भी होते हैं, क्या होता है, बहुत दिनों तक सदन में आते ही नहीं, वो जीत गए चुनाव, अपना अलग मौज मस्ती कर रहे हैं, सदन में उपस्थित होना बहुत ही अनिवार्य होता है। क्योंकि सदन क्या होता है, देश में कानून, देश कैसे चलेगा, देश में कौन सा कानून इम्प्लीमेंट करना है, देश के लिए कौन से कानून में संशोधन करना है, सारा कुछ चर्चा सदन में ही होता है। कुछ लोग क्या होता है कि सदन के सदस्य बन जाते हैं, सदन में उपस्थित नहीं रहते। उसके लिए प्रावधान क्या है कि यदि कोई सदस्य लगातार 60 दिन से अधिक सदन में अनुपस्थित रहता है तो क्या होगा, यदि 60 दिन से अधिक तक यदि सदन में जो चर्चा होती है, बैठक होती है, उस बैठक में लगातार वो 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो क्या होगा, उसकी सदस्यता सदन में समाप्त मानी जाएगी। और ये 60 दिन जो है उसमें से यदि सदन स्थगित हो रहा है, सदन नहीं चल रहा है, तो उसमें यदि लगातार 4 दिन से अधिक तक सदन का स्थगन है तब उस गैप को नहीं माना जाएगा, है ना। बट यदि इस 4 दिन को छोड़, यानी कि सदन के स्थगन के 4 दिन के अलावा यदि वो उपस्थित रहता है 60 दिन तक लगातार, यानी कि किसी भी बैठक में 60 दिन में वो शामिल नहीं होता है, तो वो क्या होगा, उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, इतना बात क्लियर है। कैसे पदता क्या होता है, कैसे अनुपस्थिति और निहरता जो उनकी होती है। तो आज क्लास में हमने पढ़ा कि संसद के सदस्य कैसे चुने जाते हैं, उसके लिए उनकी क्या क्या निहरता होनी चाहिए। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष आयु, लोकसभा के लिए 25 वर्ष आयु, भारत के नागरिक होने चाहिए। ठीक है, निहरता में क्या, उन्हें दिवालिया घोषित नहीं किया गया हो, और जो भी अलग अलग क्राइटेरिया था वो सारे हम लोगों ने पढ़ा। उसको 1-2 बार वीडियो को देखिए, बहुत अच्छे से समझाया गया और समझने का कोशिश कीजिए। ठीक है, और फिर इसी तरह से यदि वो संसद के दोनों सदस्य एक ही बार में बन जाते हैं, अलग अलग बार बनते हैं, विधानमंडल के सदस्य होते हैं एक ही साथ में, और संसद के सदस्य, तो वो किस तरह से उनकी सदस्यता समाप्त हो जाती है पद त्याग में। क्या कि वो किनको वो जैसे कि राज्यसभा के सदस्य तो सभापति को पत्र लिखेंगे, इस प्रकार से ये बातें हुई यहाँ तक। ठीक है, आगे लोकसभा अध्यक्ष
नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, इसी कारण लोकसभा अध्यक्ष के बारे में अगले क्लास में बहुत ही डिटेल से इत्मीनान से बताया जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ यदि आप लोग के वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए, तो प्लीज़ शेयर कीजिए। और मैं एक प्रॉमिस करता हूँ कि अभी बीपीएससी का सीट भी बढ़ गया है, डेट भी बढ़ गया है, तो मैं कोशिश करूँगा पूरी तरीके से कि आपका जो इंडियन पॉलिटी है और जो इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री, उसको इतनी अच्छी तरह से कंप्लीट करा दिया जाए कि आप मेंस लेवल की भी तैयारी आपकी उससे हो जाए। ठीक है, तो प्लीज़ यदि वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर कीजिए। एंड टेक केयर, लव यू, बाय।